नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय का बड़ा कदम। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय ने दी अनुमति। ईडी की जांच में केजरीवाल को घोटाले का बताया किंगपिन। अंतरिम जमानत के बाद आश्रम पहुंचा आसाराम। इलाज के लिए 31 मार्च तक कोर्ट से मिली राहत। 7 साल से बलात्कार मामले में सजा काट रहा था आसाराम। बापू सूरत सिंह खालसा का निधन। 8 साल से भूख हड़ताल पर थे बापू सूरत सिंह। सरकार से की थी बंदी सिंहों की रिहाई की मांग। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गृह मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया गया है। ये मामला दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने अपनी जांच में बताया कि नई शराब नीति लागू करने के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने इस आदेश का पालन करते हुए ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। यह मामला अब कोर्ट में जाएगा, जहां आरोपों की जांच होगी। वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमला बोल रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। वहीं यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी रूप से अहम साबित हो सकता है। बीते 7 सालों से बलात्कार के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम जोधपुर के पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंच चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के बाद वह बीते कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल के बाहर और आश्रम के आसपास उनके अनुयायियों की खासी भीड़ जमा हुई थी और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आसाराम पिछले कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में पैरोल पर भर्ती थे। वे अस्पताल से निकलकर सीधे अपने आश्रम के लिए रवाना हुए। अस्पताल के बाहर जमा समर्थकों की भारी भीड़ ने अस्पताल से बाहर निकलते ही माला पहनाकर जयकारों के साथ आसाराम का स्वागत किया। आश्रम पहुंचने पर वहां मौजूद अनुयायियों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी। यह जमानत स्वास्थ्य कारणों के आधार पर दी गई है। अदालत ने इस दौरान उसे अपने पसंद की जगह पर इलाज करवाने की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान उसे जमानत की शर्तों का पालन करना होगा। आसाराम के वकील निशांत बोरा ने बताया कि यह जमानत विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, ताकि वे अपनी बीमारियों का उपचार करवा सके। गौरतलब है कि आसाराम को अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक निचली अदालत ने 2013 के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी, जहां जमानत की अवधि पर पुनर्विचार किया जाएगा। आज जोधपुर हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की जोधपुर केस में एसओएस पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस दिनेश जी मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर साहब की बेंच ने 31 मार्च तक इंटरिम एसओएस ग्रांट की है। गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही एसओएस ग्रांट हो चुकी है 7 जनवरी को, जिसमें कुछ जो शर्तें और नियम जो पालना करने के लिए बोला है वो भी इस ऑर्डर में पालना करने के लिए कहा गया है। और 3 पुलिस गार्ड जो साथ में रहेंगे, जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि उनका जो खर्चा होगा आने जाने का वो हमें खुद को पे करना होगा। सिख कार्यकर्ता बापू सूरत सिंह खालसा का निधन हो गया। वे 8 साल से अधिक समय तक भूख हड़ताल करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी भूख हड़ताल बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर थी। यह सिख वे थे जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद 30 साल से अधिक समय तक जेलों में बंद थे। बापू सूरत सिंह ने 16 जनवरी 2015 को 82 वर्ष की आयु में लुधियाना के अपने गांव हसनपुर में भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका यह विरोध प्रदर्शन भारतीय आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शांतिपूर्ण आंदोलनों में से एक बन गया। बापू सूरत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल के माध्यम से सिख समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सरकार से बंदी सिखों की रिहाई की मांग की। उनके संघर्ष ने देश भर में सिखों के अधिकारों को लेकर जागरूकता पैदा की और उन्हें एक प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। उनके निधन से सिख समुदाय में शोक की लहर है और उनका नाम हमेशा उनके संघर्ष और बलिदान के लिए याद रखा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार सुबह घनघोर कोहरे के बीच दिल्ली में मुंबई के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की भारत की कोशिशों को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास बढ़ेगा। तीनों प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण, रक्षा, निर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मुंबई यात्रा के दौरान सत्ताधारी महायुति के विधायकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सुशासन का मंत्र भी देंगे। देश ही नहीं, एशिया से लेकर यूरोप तक के संस्कृति के प्रेमी एक तट पर पुण्य की डुबकी लगाने और उस दुर्लभ घड़ी के साक्षी बनने के लिए उमड़ पड़े हैं। आस्था की लहरें हिलोरे मारने लगी हैं। तीर्थराज में उजाले की एक किरण तक नहीं निकली थी कि हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए अखाड़ों ने संगम में दिव्य भव्य अमृत स्नान किया। भारत त्रिशूल और तलवारों के साथ वृद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए घोड़े और रथों पर सवार होकर शोभा यात्रा के साथ पहुंचे नागा साधु संतों का दिव्यता और करतब देखकर श्रद्धालु निहाल उठे। देर रात तक 4 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके थे। अब मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को दूसरी अमृत स्नान, जबकि बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को तीसरा अमृत स्नान होगा। महानगर जालंधर में आज सुबह सीआईए स्टाफ और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना में 2 गैंगस्टर जख्मी हुए हैं। दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। आरोपी जालंधर पुलिस के एक पुराने केस में वांटेड थे। ये एनकाउंटर सिटी पुलिस ने वडाला चौक के पास किया है। फिलहाल क्राइम सीन पर सिटी पुलिस की टीमें मौजूद हैं और प्राथमिक जांच में पता चला कि उक्त आरोपी जालंधर में बड़ी वारदात की फिराक में थे। आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर सीधी गोलियां चलाई थी, जिसके बाद सीआईए स्टाफ सिटी की टीम ने जब जवाबी कार्रवाई की तो आरोपियों के पैरों में गोलियां लग गई और घायल गैंगस्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से फिलहाल हथियारों की बरामदगी भी की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रदेश के पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस करवाए जाने की सुविधा भी हो, ताकि एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था न होने की स्थिति में कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। अमृतसर से नई दिल्ली जा रही शान पंजाब गाड़ी द बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई। इस गाड़ी के ब्रेक एक्सल में आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी को इमरजेंसी रोका गया। आग से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी लुधियाना से चली थी और आगे खन्ना में स्टॉपेज था। खन्ना से करीब 10 किलोमीटर पहले गाड़ी की बोगी से धुआं निकला तो यात्रियों ने चीख चिखाड़ा मचा दिया और गाड़ी को चावा के पास रोका गया और बोगी के नीचे एक्सल लेदर में लगी आग को कंट्रोल किया गया। यात्रियों के मुताबिक गाड़ी लगभग पौना घंटा वहीं रुकी रही। जांच के बाद ही उसे आगे गंतव्य पर रवाना किया गया, लेकिन ट्रेन में आग लगने से यात्री सहम गए और कई यात्री तो डर के मारे वहीं उतर गए। ये इस ट्रेन में आग लगी थी पहले। तो हम लोग भागदड़ में, मेरी बच्ची गिर गई। ये मेरी भांजी है। तो ये गिर गई तो इसको रोक लिया किसी बंदे ने। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले चलने से पहले इसने शीशा अपने आप ब्लास्ट हो गया इसका। अच्छा, कौन से स्टेशन पे रुकी? ये पीछे कोई रुका था स्टेशन, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कौन सा। देश भर में ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुबह भी दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड का प्रकोप और तेज हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 5:30 बजे तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में शून्य दृश्यता के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह 6 बजे दृश्यता केवल 100 मीटर रही। कोहरे के कारण उड़ानों पर असर पड़ा। हवाई अड्डे की ओर से यात्रियों को संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में कम से कम 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने दिन भर बादल छाए रहने और शाम तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल 2 दिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।